नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया में घटित होने वाली ऐसी तमाम घटनाओं से जिनसे हम सब किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। आज के एपिसोड में भी हम ऐसी ही एक घटना के साथ हाजिर हैं जिसका प्रभाव तो वैश्विक है ही, साथ ही इसकी जड़ें भी ऐतिहासिक हैं। वैसे तो इस देश के पास प्राकृतिक संसाधनों का कूट भंडार है, लेकिन फिर भी ये सदियों से आर्थिक बदहाली का शिकार है। यहाँ मौजूद ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करके दुनिया के कई देश आर्थिक और तकनीकी विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ की आबादी भुखमरी के संकट से गुजर रही है। इसी विरोधाभास के कारण इस देश के लिए कहा जाता है कि आर्थिक संसाधन की ताकत ही उसकी कई आर्थिक समस्याओं का कारण बन गई है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की। वही वेनेजुएला जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार की चर्चा की वजह प्रतिबंध नहीं है, बल्कि इस बार तो मामला पूरी तरह से अलग है। असल में हाल ही में वेनेजुएला के लोगों को लेकर अमेरिकी सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें वेनेजुएला से पलायन किए हुए प्रवासियों को कुछ मानवीय सहायता और राहत देने का जिक्र है। इस फैसले के तहत मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के लोगों के लिए TPS यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस को अगले 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 10 सितंबर 2022 से बढ़कर 10 मार्च 2024 तक के लिए प्रभावी हो गया है। ऐसे में दो बड़े सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि ये TPS यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है, और वेनेजुएला के लोगों के लिए इसे बढ़ाकर अमेरिका कौन सा नया हित साधना चाहता है। जबकि दूसरा सवाल कि इस TPS का बढ़ाया जाना क्या वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत का संकेत है। दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे जिस वेनेजुएला की हम बात कर रहे हैं उसकी कहानी क्या है। और कहानी सुन रहे हैं तो एटलस भी खोल लीजिए अब, क्योंकि मानचित्र आ गया है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी और कैरेबियन सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। इसकी सरहद पूर्व में गुआना और दक्षिण पूर्व में ब्राजील से लगती है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया स्थित है, जबकि उत्तर में यह द्वीपीय देश त्रिनिदाद एंड टोबैको के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कराकस कैरेबियन सागर के तट के समीप स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में मौजूद इस देश के ठीक दक्षिण से भूमध्य रेखा गुजरती है। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में तेल के भंडार हैं और इसीलिए इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पेट्रोलियम तेल के निर्यात पर टिकी है। इससे मिलने वाला राजस्व इसके कुल निर्यात का 95% है। इसके उत्तर में मौजूद कैरिबियाई तट कच्चे तेल के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं यहाँ मौजूद मराकैबो झील का क्षेत्र कच्चे तेल के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बीते कुछ दशकों से यहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब रही है। महंगाई तो इतनी बेकाबू हो गई है कि लोग देश छोड़ने तक के लिए मजबूर हो गए। बड़े पैमाने पर वेनेजुएला के नागरिकों ने पलायन किया। ये देश छोड़कर पड़ोसी देश कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर के साथ साथ ब्राजील, चिली और मेक्सिको की ओर गए। कई लोग मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक भी पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद से 23 लाख से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। देश की इस बदहाली के लिए आमतौर पर दो कारणों, अमेरिकी प्रतिबंध और 2014 में तेल की कीमतों में गिरावट को जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों ही वजहों से वेनेजुएला का निर्यात सिकुड़ गया और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होती गई। देश में विदेशी मुद्रा में कमी आने से वेनेजुएला के लिए विदेश से पहले जैसी मात्रा में सामान आयात करना मुश्किल हो गया। लेकिन लोगों की मांग और ज़रूरतें पहले जैसी ही बनी रही। अब मांग और आपूर्ति का ये अंतर इतना बढ़ गया कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी मुद्रा बोलीवर का मूल्य काफ़ी नीचे पहुंच गया। इससे निपटने के लिए सरकार ने अतिरिक्त मुद्रा छापी और गरीबों के बीच लोकप्रियता के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की। लेकिन इनसे भी परेशानियां कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ ही गई। इसका एक कारण तो अतिरिक्त मुद्रा की छपाई रही। मुद्रा की अधिकता ने इसके मूल्य में तो और गिरावट कर ही दी। साथ ही इस प्रकार लोगों के हाथ में वो मुद्रा आई जो तेजी से अपना मूल्य खो रही थी। ऐसे माहौल में कारोबारी भी निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इन सारी वजहों से यहाँ जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया और लोग तंगहाली का शिकार होने लगे। यहाँ की तंगहाली का अंदाज़ा यहाँ के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा मिलकर आयोजित
नेशनल सर्वे ऑफ लिविंग कंडीशंस के नतीजों से लगाया जा सकता है। इस सर्वे के मुताबिक देश की लगभग 1/3 आबादी दिन में एक बार भोजन नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ महंगाई इस हद तक जा चुकी है कि वे दिन में 3 बार भोजन करने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इन हालात के लिए अमेरिका समर्थक विपक्ष और अमेरिकी प्रतिबंधों को कारण बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि इन सब में अमेरिका का रोल क्या है और अमेरिकी प्रतिबंधों का इससे क्या कनेक्शन है। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्ते परंपरागत तौर पर अच्छे रहे थे। कार्लोस एंड्रेस पेरेज और राफेल कॉल्डेरा के नेतृत्व वाली कुछ लोकतांत्रिक सरकारों के अधीन व्यापार और निवेश संबंध बेहद मजबूत रहे। ये संबंध तब बिगड़ने शुरू हुए जब 1999 में वेनेजुएला में ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। शावेज ने खुद को समाजवादी और साम्राज्यवाद विरोधी घोषित कर अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी बताया। फिर 2002 में शावेज ने अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन पर वेनेजुएला के असफल तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए। हालांकि वेनेजुएला को अंततः यह आरोप वापस लेना पड़ा। फिर सितंबर 2008 का दौर आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए। उस वक्त वेनेजुएला ने देश में हिंसक सरकार विरोधी समूहों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाकर अमेरिकी राजदूत को बेदखल कर दिया। इस काम में उसे बोलिविया का भी साथ मिला। हालांकि इन सब के बीच जून 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन संबंध कुछ हद तक ठीक हुए, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक नहीं चल सका। फरवरी 2014 में वेनेजुएला सरकार ने हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर 3 अमेरिकी राजनयिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। ये बात अलग है कि इन आरोपों के पक्ष में वेनेजुएला कोई सबूत मुहैया नहीं करा सका। आगे जनवरी 2019 में जब वेनेजुएला राष्ट्रपति पद को लेकर संकट के दौर से गुजर रहा था, तब तनाव का नया और वर्तमान दौर शुरू हुआ। उस वक्त भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो ने उन सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया जिन्होंने उनकी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को नेशनल असेंबली का 67% सीट जीतकर हरा दिया था। साथ ही मुख्य विपक्षी नेताओं के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। चूंकि अमेरिका का निकोलस मादुरो के सरकार के साथ रिश्ते बेहद खराब रहे थे, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समय की नज़ाकत को देखते हुए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। इससे नाराज होकर निकोलस मादुरो ने घोषणा की कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा है। इसी के साथ अमेरिकी दूतावास के सभी कर्मचारियों को देश छोड़ने का भी आदेश दे दिया गया। फिर क्या था, वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया। ये दौर आज तक जारी है। इस प्रतिबंध ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों पर नरमी दिखाई जाएगी, मगर काफी दिनों तक ऐसा होता कुछ दिखा नहीं। यहाँ तक कि बीते महीने हुए अमेरिकी महाद्वीप के देशों के सम्मेलन में वेनेजुएला को बुलाया तक नहीं गया। इससे वेनेजुएला नाराज होकर अमेरिका विरोधी ईरान और रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने लगा। पर इस पूरी कहानी के बीच सवाल वापस वही कि टीपीएस यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है और इसे बढ़ाकर वेनेजुएला में अमेरिका कौन सा नया हित साधना चाहता है। टीपीएस अमेरिकी प्रशासन द्वारा देश और विदेश में संकट का सामना कर रहे लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के कई तरीकों में से एक है। टीपीएस के तहत अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को यह अनुमति मिलती है कि अमेरिका में रहने वाले विशेष देश के नागरिकों को खास समय अवधि के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। जब टीपीएस का दर्जा दिया जाता है तो योग्य नागरिक कानूनी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें यात्रा और रोजगार के लिए अमेरिका से हटाया ना जाए। टीपीएस का दर्जा आमतौर पर तब बढ़ाया जाता है जब ऐसे नागरिक के देशों में सशस्त्र संघर्ष जारी हो, या वहां पर्यावरणीय आपदा मौजूद हो, या फिर देश भयंकर महामारी की चपेट में हो, जिसकी वजह से नागरिक सुरक्षित रूप से अपने देश वापस नहीं लौट सकते। वेनेजुएला को पहली बार मार्च 2021 में टीपीएस के लिए नामित किया गया था, जब अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने वेनेजुएला को अशांत घोषित किया था। तब मूल टीपीएस ने भी वेनेजुएला के लोगों को 18 महीने की सुरक्षा प्रदान की थी और तब यह वेनेजुएला से पलायित सभी लोगों को
कवर करता था। मगर इस बार जो टीपीएस बढ़ाया गया है वो भी केवल उन्हीं लोगों के लिए जो मूल टीपीएस के जरिए कवर किए गए हैं, यानी ये केवल वेनेजुएला के उन लोगों को कानूनी सुरक्षा देगा जो मार्च 2021 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे हैं, और जो मार्च 2021 के बाद अमेरिका आए हैं वे अस्थायी मानवीय राहत के लिए पात्र नहीं हैं और वे अभी भी निर्वासन का सामना करेंगे। अमेरिका टीपीएस को बढ़ाने के पीछे का कारण मानवीय आधार को बताता है, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है। वेनेजुएला काफी समय से अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। प्रतिबंधों के चलते इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन फिर भी अमेरिका कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। कोई विकल्प न होने के चलते ये अमेरिका के विरोधी खेमे में जाने को मजबूर होने लगा। इसी क्रम में इसने अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान और रूस से संबंधों को बेहद मजबूत किया। अपने विरोधियों को एक साथ आते देख अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। वेनेजुएला के लोगों को दी जा रही ये छूट हो ना हो इसी सुरक्षा चिंता से उपजी है। इसीलिए वेनेजुएला के लोगों को ये मानवीय राहत बढ़ाकर अमेरिका वेनेजुएला को अपने विरोधियों तक जाने से रोकना चाहता है, जिससे उसके आसपास असुरक्षा की स्थिति पैदा ना हो। रही बात प्रतिबंधों से राहत की, तो इसका कोई संकेत मिलता अभी दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा करना होता तो 8 मार्च 2021 के बाद के सभी लोगों को इसमें कवर किया जाता जो इस टीपीएस में नहीं किया गया है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला को दी जा रही ये राहत बढ़कर वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने तक का सफर तय कर पाती है या यहीं तक रह जाती है। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते 19 जुलाई को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान गए। दोनों नेता ईरान की राजधानी तेहरान में सीरिया संकट पर होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे। इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी शिरकत की। असल में बीते 11 सालों से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें दुनिया की जो शक्तियां अपना सैन्य अभियान चला रही हैं उनमें ये तीनों देश भी हैं। लिहाजा इस सम्मेलन का मकसद सीरिया संकट को खत्म करना है। गौरतलब है कि बीते सालों में ये तीनों देश अस्ताना शांति प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, जो सीरिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर में एक एसोसिएशन कंट्री के तौर पर यूक्रेन यूएस गठबंधन वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हो गया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत 31 सदस्यों वाले इस संगठन में यूक्रेन के शामिल होने का मकसद पश्चिमी देशों से करीबी बढ़ाना है, जो आमतौर पर रूस के विरोधी माने जाते हैं। असल में पेरिस स्थित इस संगठन में ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, लेकिन रूस शामिल नहीं है। ऐसे में इस संगठन का कहना है कि वो रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन की अहम जरूरतों को सपोर्ट करने के लिए संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर ऊर्जा के मामले में यूरोप रूस पर निर्भर है और रूस ने पोलैंड सहित यूरोप के कई देशों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती या कमी कर दी है। ऐसे में यूक्रेन के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय देशों के लिए रूसी प्राकृतिक गैस का प्रवाह पश्चिम की अपनी गलती के कारण कम हो गया है और चेतावनी दी है कि ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। असल में रूस से जर्मनी तक जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप को गैस सप्लाई करता है, लेकिन एक टरबाइन में तकनीकी खराबी के चलते इसकी आपूर्ति में कमी आई है। हालांकि जर्मनी ने उस टरबाइन को मरम्मत के लिए कनाडा भेजा था, लेकिन प्रतिबंधों के चलते टरबाइन के वापस आने में देरी हो रही है। ऐसे में नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से गैस वितरण में 60% तक की कमी आई है। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए रूस ने गैस आपूर्ति में और कमी आने की चेतावनी दी है। पुतिन की इस चेतावनी ने यूरोपीय संघ पर दबाव को और बढ़ा दिया है। और अगली खबर श्रीलंका से। अनगिनत संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। गोटबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने के बाद रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन अब विक्रमसिंघे ही राजपक्षे के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी दलस अलापेरूमा को 82 वोट मिले। इस वोटिंग में कुल 223 सांसदों ने हिस्सा लिया।
223 वोट में से 219 वोटों को ही वैलिड माना गया, जबकि 4 वोट अमान्य करार दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद संसद को संबोधित करते हुए रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका को इस मुश्किल से बाहर निकालने की अपील की है। अब आते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर। सवाल है, हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के लोगों के टीपीएस की अवधि में विस्तार किया गया है। अमेरिका और वेनेजुएला के इतिहास को देखते हुए इस टीपीएस विस्तार के क्या मायने हैं, चर्चा कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपके जो भी फीडबैक हैं, जो परामर्श हैं या जो सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। नमस्कार।